देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्फुटन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिहाइसन। ठीक, स्फुटन क्या होता है? स्फुटन का मतलब यहाँ पर फटने से है। इसने किससे? फटने से, है ना। मतलब कोई चीज फटेगा, यहाँ पर उसी को नाम क्या दिया गया है? स्फुटन। अब एक मामला आता है कि स्फुटन होगा कब। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है जनरल केस में अगर देखें तो एक चीज जानते हैं कि किसी भी जीव में जो है संतान उत्पत्ति की क्षमता पाई जाती है। वो संतान की उत्पत्ति तब होती है जब गर्भाशय में इसकी जो अवधि होती है विकसित होने की, वो क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, तब जाकर के जो है संतान का जन्म होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब संतान का जन्म जो है जब गर्भाशय में या यूटरस में उसकी अवधि क्या हो गई? पूरी हो गई, तब जाकर के क्या हुआ? उसका जन्म हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग कि ये मान लीजिए कोई एक परागकोश है। ठीक ना, मान लेते हैं ये क्या, कोई एक परागकोश है और इस परागकोश में जो है परागकण विकसित होंगे, यही ना। बहुत बढ़िया नहीं बना है, काम चलाऊ है। तो इसमें जो है ये परागकोश हो गया, ये बाहर से जो हमको आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? परागकोश। और इसके अंदर जो होता है वो क्या पाया जाएगा? यहाँ पर परागकण। ठीक है ना, बात सुनी। ये हो गया एंथर और ये हो जाएगा पॉलन ग्रेन। ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि परागकोश एक आवरण होता है। परागकोश क्या होता है? एक आवरण होता है, एक कवर होता है। मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से ये परागकण को ढकने का कार्य करता है। परागकण जो होता है ये एक बंद व्यवस्था का कार्य करता है, मतलब एक ढकने वाले सिस्टम का कार्य करता है। और उसके अंदर जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? परागकण। ठीक, और परागकण जो है किसके अंदर रहता है? तो परागकोश के अंदर। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग देखते होंगे जनरली कि सरसों का जो फल होता है, ठीक ना, पहले फूल लगता है फिर वो फल लगता है, लेकिन इसके बाद जब उसका मार्च का सीजन आता है, मार्च अप्रैल का, तब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने सरसों काटा तो एक आध पेड़ मान लीजिए गलती से खेत में छूट गया, तो आप देखेंगे कि उसका जो फल होता है ना वो धूप के चलते क्या हो जाता है? फट जाता है। जब फट जाता है तो उसके जो दाने होते हैं, सरसों के जो बीज होते हैं, वो क्या होते हैं? खेत में गिर जाते हैं। ये चीजें बताइए, वो जो सरसों का फल फटा उसको जो है 2-3 आदमी लगा के फड़वाया गया था? नहीं, खींचो ट्रैक्टर से, ऐसा नहीं ना। उसको जो है क्या हुआ? उसको तापमान मिला। जब तापमान मिला तो उसका जो आवरण था वो क्या हो गया? अपने आप फट गया। ठीक, क्योंकि हर चीज का एक निश्चित आयु है। धरती पर जो कुछ भी है, जो भी आया है जीव, जो भी बना है, सब कुछ का क्या है? एक निश्चित आयु है। अब ये अलग मामला, किसी का आयु 2 मिनट का है, किसी का आयु 2 करोड़ वर्ष का है, वो अलग मामला है, लेकिन आयु सबकी निश्चित है। मतलब सबका जो अपघटन होना है तो होना है, सबको नष्ट होना है, एक बार तो नष्ट होना है। पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अपघटन नहीं होगा। बस वही मामला है कि किसी का कम है, किसी का पहले अपघटन होना, किसी का बाद में। बात समझे? तो यहां पर परागकोश में जो परागकण होता है यही बाहर निकलता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्फुटन। लेकिन इसका एक सिस्टम होता है। जो परागकोश होता है, ठीक है ना, जो परागकोश होता है ये शुरू में जब बनेगा तो अल्प विकसित होगा, पूर्ण विकसित। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज जब बनता है, जैसे मान लीजिए कि एक संतान ही मान लीजिए मां के गर्भाशय में जब पलती है, ठीक ना, जब उसका शरीर बनना शुरू होता है तो पहले एकदम पूर्ण रूप से 100% हाथ पैर सब कुछ बना बनाया हो जाता है कि धीरे धीरे बनता है? तो पहले उसमें क्या होगा? परागकोश का क्या होगा? विकास होगा। ठीक ना, परागकोश और उसमें उपस्थित जो परागकण होंगे, इन दोनों का क्या होगा? विकास होगा। यही होगा ना। विकास होने के बाद, विकास होने के साथ साथ ये परिपक्वता को भी प्राप्त करेंगे, मतलब मैच्योरिटी आएगी इनके अंदर। ठीक ना, विकास के साथ साथ इनमें क्या आएगा? परिपक्वता। मतलब परागकोश में और परागकण दोनों का विकास होगा और साथ ही इनमें क्या आएगी? परिपक्वता आएगी, मतलब मेच्योर हो जाएंगे। जैसे होता नहीं, आदमी का जो फिक्स किया गया कि आदमी जो 18 साल में लगभग मेच्योर हो जाता है,
तो ये उसके विकसित होने के बाद, एक चीज ध्यान दीजिएगा, विकसित होने के बाद परिपक्वता आएगी, ऐसा नहीं कि विकसित हुआ परिपक्व भी हो गया, ठीक ना। तो परागकोश और परागकण दोनों जो है विकास करेंगे और इनके अंदर क्या आएगी, परिपक्वता भी धीरे धीरे आएगी। जब परागकोश पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है, बात समझ रही, जब परागकोश पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है तब यह तापमान जैसे कारकों या घटकों, जिसको फैक्टर बोलते हैं, के प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है, फट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फुटन बोलते हैं या हाइसेंस बोलते हैं, डिहाइसेंस बोलते हैं। बस सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर जो परागकोश और परागकण होते हैं ये विकसित और परिपक्व होते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें जो परागकोश होता है ये क्या हो जाता है, तापमान, ये प्लस नहीं है, ये तापमान है, टी है ना, इसको टी समझिएगा। तापमान का मतलब क्या हो जाएगा, गर्मी, ठीक ना। आप सरसों का एक फल ले लीजिए, उसको आप पानी में डुबा के रखिए, वो नहीं फटेगा। तो किसी भी फल के फटने के लिए जिम्मेदार क्या होता है, बेसिक तापमान, ठीक ना। तो परागकोश और परागकण विकास और परिपक्वता को प्राप्त करते हैं या विकसित और परिपक्व होते हैं। इस दौरान परागकोश जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब यह तापमान जैसे कारकों के प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, स्वतः फट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फुटन, ठीक है ना, डिहाइसेंस। बात समझे, तो हेडिंग डालिएगा स्फुटन, लिखिए। किसी पुष्प में परागकोश और परागकण दोनों विकास करते हैं तथा परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। परिपक्वता माने मेच्योर। हो गया, परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था के दौरान यह पाया जाता है कि परागकोश पूर्ण रूप से विकसित एवं परिपक्व होकर तापमान जैसे कारकों के प्रभाव में आकर स्वतः फट जाता है।
इसे ही स्फुटन कहते हैं। ठीक, एक सिंपल परिभाषा भी है इसकी कि परागकोश का पूर्ण रूप से, अथवा करके इसको भी लिख लीजिएगा, पूर्ण रूप से विकसित एवं परिपक्व होकर, विकसित एवं परिपक्व होकर स्वतः तापमान जैसे कारकों के प्रभाव के कारण कारकों के प्रभाव के कारण फटना ही स्फुटन कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो स्फुटन क्या होता है, क्लियर हो गई बात? कि पहले जो परागकोश होगा वो पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व होगा। विकसित और परिपक्व होने के बाद क्या हो जाएगा, वो तापमान जैसे कारकों के प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, फट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फुटन। ठीक है ना। अब ये स्फुटन के बाद इसमें जो है कौन सी घटना होती है, तो परागण की घटना होती है। परागण की घटना आप लोग जानते होंगे शायद कि परागकणों का जब ये फटेगा ना तो इसमें रहता कौन है, परागकोश में कौन रहता है, परागकण। ये परागकण जो होगा ये पहुंचेगा किस पे, ये पुष्प के मादा भाग पे, मतलब वर्तिकाग्र पर। ठीक है ना, वर्तिकाग्र पर जो है जब ये पहुंचता है तो उसके पहले जो है इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार की घटना होती है। जैसे मान लेते हैं कि यह पुष्प का मादा भाग है, ठीक है ना, और ये जो है इसका बाह्य दल और दल वगैरह है। ठीक है ना, बस में यहां पर इसका बना लेते हैं ये परागकोश। ठीक है ना, बात समझ लें। एक टेम्पोररी हो गया समझने के लिए, किसी किसी शादी गिफ्ट नहीं करना है, बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है परागकोश होते हैं, ठीक, परागकोश, और परागकोश में कौन पाया जाता है, तो परागकण। परागकोश में कौन पाया जाता है, परागकण। ठीक ना, और यही परागकण जो होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नर युग्मक की तरह कार्य करेंगे। मेल गैमेट का कार्य कौन करेगा, तो परागकण। ये जो है ना, अभी हम लोग पढ़े स्फुटन। स्फुटन का मतलब क्या होता है, परागकोश का फटना। परागकोश जब फटेगा ना तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि परागकोश जो होते हैं किसी भी फूल में, जो है ना पुष्प में, आप देखिए जो नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसके एक ही तरफ होते, चारों तरफ होते हैं। अरे गुड़हल का फूल देखे थे ना, उसमें एक तरफ था कि चारों तरफ था, जो पीला पीला था, चारों तरफ था। चारों तरफ होने से क्या बेनिफिट है, देखिए नेचर ने सब कुछ समझ बूझ के बनाया है। अगर मान लीजिए एक तरफ रहेगा, हो सकता है उधर से हवा चले, जब उधर से हवा चलेगा तो परागकण उड़ करके इधर आएगा कि इस नली पे जाएगा। जैसे मान लीजिए हवा इधर से चल के आ रही, ध्यान दीजिएगा, मान लेते कुछ देर के लिए ये वाला जो परागकोश है ये नहीं है, केवल एक ही है इसमें। अब उधर से हवा चलकर आएगी तो ये परागकोश जिस
डंठल के सहारे या जिस फिलामेंट के सहारे टिका हुआ है, तब ये परागकोश जो है और इधर लटकेगा कि नली की तरफ लटकेगा? नली की तरफ नहीं लटकेगा, दूर जाएगा ना। तो जब दूर जाएगा तो परागकण हो पाएगा? परागण हो पाएगा? नहीं, क्योंकि परागकण जो है इस नली पर पहुंच नहीं पाएगा। और जब परागकण इस नली पे पहुंचेगा तभी जो है यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया वगैरह आगे संपन्न होगी, नहीं तो संपन्न नहीं होगी। तो प्रकृति ने जो है ना एक सिस्टम बनाया, एक काम करो चारों तरफ बना दो, किसी न किसी तरफ से हवा चलेगी ना, और जिधर से चलेगी उधर वाला उड़ के चला जाएगा, बाकी सब वैसे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 परागकण गिर जाएगा तो गिर जाएगा, क्या उसमें जो है कौन सा जो है जीएसटी बिल लगा के पेमेंट किया है कि नहीं, ये परागकण नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, कहीं नहीं रह गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये परागकोश जब फट जाता है तो उसमें परागकण जो होते हैं वो इसे पड़े रहते हैं। अब जैसे हवा चलेगा तो ये परागकण जो है आकर के कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। मान लीजिए हवा नहीं चला, कोई जो है जानवर है जंगली, अब वो जो है जा रहा है, अब वो देख के थोड़ी चलेगा कि यहाँ परागकण पड़ा हुआ है, दूर होके चलना है, नहीं तो परागकण गिर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक। अब हाई स्कूल इंटर थोड़ी पास किया है, उसको क्या पता है परागकण क्या होता है। अब वो जा रहा था, मान लीजिए उसके पूंछ से टच हुआ है, उसके शरीर से टच हुआ, तो परागकण जो है इसमें से जल्दी से छलांग लगाया, पहुंच गया कहां? वर्तिकाग्र पे पहुंच गया। अब वर्तिकाग्र पर जब पहुंचेगा ना तो यहाँ पर ये इसके साथ जो है कुछ बताए थे कि यहाँ पर कुछ श्लेष्म पदार्थ उपस्थित होते हैं, मतलब म्यूकस मैटर, चिपचिपा पदार्थ। और यहाँ पर परागकण जो है ना आने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, ठीक ना। तो वो अंकुरण कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे। इतना समझ में आ गया ना कि मतलब परागकोश फटने के बाद कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाता है, लोगों आइडिया हो गया ना। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि पहले हम लोग समझते हैं कि मतलब ये होता क्या है, मतलब परागकण वगैरह जो है कैसे जब उगता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि यह जो है एक, सही नहीं बोला यार, तो गोला बजाय बम बन गया। देखिए यहां पे मान लेते हैं कि ये एक परागकण बना रहे हैं, ठीक है ना। ये जो होता है अगर बात करें तो इसमें एक जो है केंद्रक होगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बनाते रहिएगा चित्र साथ का साथ, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे बीच में एक केंद्रक होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये बाहरी परत हो गई, ये कौन सी परत है? बाह्य परत, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन, EXIN, एक्साइन हो गया। और इसके अंदर जो होती है इसको बोलते हैं अंतः परत, इसको बोलते हैं एंटाइन, एंटाइन, ठीक ना। बाह्य परत को जो है बाह्य चोल के नाम से भी जानते हैं, बाह्य चोल, ठीक है। और इसको जो है अंतः परत को हम किस नाम से जानते होंगे फिर? अंतः चोल। बात सुनिए, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद यहां पे जो है ना आपको ये जो आपको आधा गोला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये जो है बहुत काम की चीज है। इसी को बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। पहले जो है नाम लिख लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जर्म पोर, जर्म पोर, PORE, GERMPORE, है ना। अब इसका काम क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं जनरली कि हम लोग मान लीजिए अगर कोई बीज बोते हैं जमीन में ना, तो उसको मिट्टी के नीचे डालते हैं। कहां से? कि उसमें जो है ना एक सिस्टम होता है कि जिधर से अंकुरण उसका होना होता है वो मिट्टी में रहेगा, तो दाएं बाएं करके अपना एडजस्ट कर लेगा उसी में, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, वो अंकुरण होने के बाद उसमें से जो है पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, यही होता ना। लेकिन हम लोग वहां पे क्या करते हैं कि जो बीज होता है जब मिट्टी में डालते हैं तो चारों तरफ से ढका जाता है, किसी एक तरफ से
चारों तरफ से ढका जाता है ना। तो जब चारों तरफ से वो ढका गया तो वहां से तो एक चीज फिक्स हो गया कि वो बंद है, तो अपना अंकुरन कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परागकण जो होता ना, जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, मतलब परागकोश से कहां पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर, तब इसको कोई रखने वाला थोड़ी ना होता है कि इस तरफ अगर पड़ेगा तो जम जाएगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। वही चना या सरसों जो आप खेत में बोते ना, वही चना या सरसों आप ईंट पे रखिए तो जमेगा, नहीं जमेगा, अंकुरित नहीं होगा। तो कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहाँ पर जो है एक चीज हमको आपको पता है कि यहाँ पर कोई रखने वाला तो होता नहीं। यहाँ से जो है मान लीजिए किसी तरह से पहुंच गया यहाँ पे, अब यहाँ पे जाने के बाद कोई सीधा करने वाला होगा कि किधर रखेंगे तो उगेगा, किधर रखेंगे तो नहीं अंकुरित होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं ना। तो यहाँ पर जो होता है ना, इसमें जब बहुत सारे यही जन्मपोर पाए जाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए एक गेंद है आपके पास, उसमें आपने क्या किया, चारों तरफ मिला के 20-25 छेद कर दिए, ध्यान दीजिएगा, 20-25 छेद कर दिया आपने। फिर आपने गेंद को फेंक दिया, तो जब बहुत ज्यादा उसमें छेद किए हैं तो कोई ना कोई छेद ऐसा जरूर होगा जो जमीन के सतह के एकदम टच कर जाएगा। कोई छेद ऐसा होगा जो ऊपर पहुंच जाएगा, कोई छेद ऐसा होगा जो कहां पहुंच जाएगा, जमीन के सतह पे। अब इसमें जब जनन छिद्र बहुत ज्यादा है, कई हैं, तो एक काम यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि जनन छिद्र के सहारे ही क्या निकलती, पराग नली। इसी के सहारे क्या निकलता है, पराग नली। ध्यान दीजिएगा, पराग नली, ठीक ना। वही बताया था ना कि जहाज में से जो कूदेगा वही पैराशूट फैलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जन्मपोर या जनन छिद्र में से ही क्या निकलता है, पराग नली। अब जो वाला पोर जो है ना, इसके ऊपर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं कि एक जो है परागकण है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मान लेते हैं कि ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। अब एक चीज सोचिए कि नमी वाला जो जनन छिद्र होगा वहीं से पराग नली निकलेगा। अब मान लीजिए ये ऊपर वाला है, तो ये दोनों जो हम नमी के संपर्क में पहुंच रहा है डायरेक्टली, नहीं पहुंच रहा है ना। तो जो वाला, अब मान लीजिए ये वाला जो है यहाँ अंदर डायरेक्टली टच में आ गया, तो जिधर से जो है ना, जो वाला जनन छिद्र इस नमी के संपर्क में आएगा, उधर से क्या होगा, पराग नली का निर्माण होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों यहाँ पर अब कुछ कर नहीं सकते। जो पराग नली बनेगा वो उसी के माध्यम से बनेगा, उसी जनन छिद्र के द्वारा बनेगा, जो जनन छिद्र कहाँ अटैच होगा, डायरेक्टली वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र में कहां पर, जहां पर क्या उपस्थित होगा, नमी और म्यूकस या चिपचिपा या श्लेष्म, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पराग, ये जो होता है जनन छिद्र बहुत ज्यादा कहां पाए जाते हैं, बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ पर इसको कोई सेट करने वाला नहीं होता है कि ऐसा करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे इंजीनियर नहीं आते हैं कि नहीं ऐसा सेट करिए बहुत बढ़िया अंकुरित होगा, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें जो जनन छिद्र एक से ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है अगले स्टेप में। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुनते होंगे कि कुछ दौड़ने वाले जो होते हैं, ठीक, जो एथलीट होते हैं, जिनको ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है, मतलब उनको ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने की जरूरत होती है, तो वो जो है ना, इनके जो बाह्य परत होता है, जो बाह्य चोल होता है, इससे बनी हुई दवाइयां खाते हैं, ठीक ना। और ये जो बाह्य परत होता है, ये बना होता है किसका, स्पोरोपोलिनिन का। किसका, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, SPOROPOLYNIN, ठीक है ना। ये स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो सैकड़ों साल तक अपघटित नहीं हो सकता। मतलब इसकी आयु क्या है, बहुत ही लंबी है, ठीक ना। इसका जो है जैविक अपघटन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत समय बाद होगा। और इसका उपयोग जो है कुछ खेल कूद वाले जो दवाइयों के रूप में करते हैं, ताकि उनकी जो कैपेसिटी हो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, ठीक ना। तो उसके लिए जो है वो इससे बनी हुई दवाइयों का सेवन करते हैं, स्पोरोपोलिनिन का। बात समझ आई। फिर बात आती है जो अंतःपरत होती है, वो किसकी बनी होती है, तो ये पेक्टोसेल्लोज की बनी होती है। किसकी, पेक्टोसेल्लोज, LLULOSE,
पेक्टोसेलुलोज की स्पेलिंग क्या होगी? PECTO, पेक्टो, CELLULOSE, पेक्टोसेलुलोज, है ना। तो ये जो है हार्ड नहीं होता है, हार्ड कौन सा होता है? तो स्पोरोपोलिनी। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे इसका जो केंद्रक होता है अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो है ना दो भाग में डिवाइड होता है, ध्यान दीजिएगा, दो भाग में डिवाइड होता है। तो जब ये दो भाग में डिवाइड होता है, अभी डायरेक्टली जो है इससे निकला नहीं, ये परागनली नहीं बना है, परागनली लेकिन बनेगा इधर से। अब कब बनेगा उसको देखिए, यहां पे क्या होगा, ये ऐसे आपस में मिला देते हैं, तो ये मान लेते हैं लगभग बन गया, है ना। बात सुना रही? बहुत सही नहीं बना है, लगभग जो उसी टाइप का बनेगा, जैसे ये वैसे भी बनेगा। अब ये डिवाइड होकर के दो केंद्रक बना लेगा। बात सुनिए, एक को बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को बोलेंगे जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे जनन केंद्रक, और इसको बोलेंगे NUCLEUS, इसको बोलेंगे वर्धी केंद्रक। क्या बोलेंगे इसको? वर्धी केंद्रक। बट एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो वर्धी केंद्रक होता है इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। फिर से जो है ये हमारा जो जनन केंद्रक है, ठीक ना, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, ये डिवाइड होगा दो पार्ट में। किसमें? दो पार्ट में। और यही जो है अभी हम आप लोगों को बताएं कि यहाँ पर जो परागकण होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो। इसी को हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। यही जो दोनों बना इसी को हम क्या बोलेंगे? नर युग्मक, इंग्लिश में मेल गैमीट। बात समझ आई? तो मेल गैमीट या नर युग्मक इसमें कैसे बनता है? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है, आसान है ना। तो यही जो होते हैं जब ये बन जाएंगे तो इसमें से जो है एक तरफ, जिस तरफ ये देखेंगे कि मतलब जो है डायरेक्टली जो जनन छिद्र है वो किससे अटैच है? नमी वाले पार्ट से अटैच है। उधर से क्या करेंगे? परागनली का निर्माण कर देंगे। बात सुनिए, परागनली का निर्माण कर दिया इन्होंने। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय या ओवरी। इसके अंदर कौन उपस्थित होता है? तो बीजांड, ठीक है ना। बात सुनिए, ओव्यूल। और इसके अंदर कौन उपस्थित होता है? फिर अंड कोशिका या एग सेल, ठीक। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? टोटल 2। बस यार, तो एक मान लीजिए ये वाला इससे आकर अटैच हो गया, एक तो बचा हुआ ना, ये वाला इससे अटैच हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि एक फूल में एक बार में कितने स्थानों पर निषेचन होता है? 2 स्थानों पर। उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? बात समझ आई ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको बना लीजिए फटाफट।